हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 150 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 150 में दिया हुआ है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है और वो जेम पे अवेलेबल नहीं है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगी। तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन इस केस में कर सकती है अपने यहाँ। और रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कितने दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा और रजिस्ट्रेशन को कब टर्मिनेट किया जा सकता है, किन किन कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 150 में कुल 5 पॉइंट है जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहले पॉइंट में? तो पहले पॉइंट में दिया हुआ है कि व्हेन, क्या दिया हुआ है कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज required by ministry of department is not available on जेम, ठीक है। देन क्या करेगी? तो देन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है क्या कर सकती है, सप्लायर्स को क्या कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है अपने यहाँ। किस लिए? उस सामान को क्या करने के लिए? प्रोक्यूरमेंट के लिए, ठीक है। क्या कर सकती है? रजिस्टर कर सकती है। और इसमें एक दूसरा है, जो पहला पॉइंट है उसमें जो है 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला तो यही है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगी, जो भी सामान जो उसको ज़रूरत होगा वो क्या करेगी, उसका उस सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कर लेगी। दूसरा दिया हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा? तो वो होगा फेयर होगा और क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। और क्या होगा? फेयर, ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल होगा। क्या होगा? रीजनेबल होगा। फेयर का मतलब है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो है ऐसा नहीं है कि जिसका पर्सनल कनेक्शंस है तो उसका हो जाएगा और दूसरे का नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए और डिसीजन जो है ना किस बेस पे लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, ये सारी चीज़ें जो हैं सबको बताना है और सबको, जितने भी सप्लायर्स हैं सबको बताना होगा, ठीक है। और रीजनेबल का मतलब है कि जितना क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है उतना ही क्वालिफिकेशन मांगना है, एक्सेसिव क्वालिफिकेशन नहीं मांगना है, जिससे कि क्या हो जाए, स्मॉल जो बिजनेसमैन है वो आउट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें तीसरा नंबर दिया हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? वो है कि जब जेम पे क्या हो जाएगा, जेम पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज जब लिस्ट हो जाएगा, जो पहले नहीं था बाद में जो लिस्ट हो जाएगा, तो ये जो सप्लायर्स वो क्या हो जाएगा? बोर्डेड हो जाएगा जेम पे, जो है क्या हो जाएगा? बोर्डेड ऑन जेम, ठीक है। जो सप्लायर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जो सप्लायर्स होगा वो क्या हो जाएगा? बोर्डेड ऑन जेम हो जाएगा। तो बेसिकली पहला पॉइंट में जो है ये 3 चीज़ें दी हुई है। क्या क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज जेम पे अवेलेबल नहीं है वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या कर सकती है? सप्लायर्स को अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकती है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फेयर, ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल होगा। और जो है जब जेम पे वो गुड्स एंड सर्विसेज लिस्टेड हो जाएगा तो ये जो सप्लायर्स है वो वहाँ भी क्या कर लेगा? अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। इससे पहले हम देखे हैं जेम पे रजिस्ट्रेशन जो है ना, जो होता है वो जेम एसपी भी करती है, कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं करती है। लेकिन जो जेम पे सामान अवेलेबल नहीं है और बाहर से खरीदना है उसके लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद जो है क्या करेगी? सप्लायर का रजिस्ट्रेशन करेगी। तो ये पहला पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है?
दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे सप्लायर्स का, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर किस, क्या, रजिस्ट्रेशन, क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें? 6 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि जो क्रीडेंशियल्स है, जो क्रीडेंशियल्स है क्या होगा? क्रीडेंशियल्स का वेरिफिकेशन होगा, क्रीडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स का। ठीक है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर इसमें है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या करना है, कितना है, उसको देखना पड़ेगा। क्या है? रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम देखना पड़ेगा सप्लायर का, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि जो सप्लायर्स को हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो ISO के द्वारा, जो है ISO 9001 के द्वारा सर्टिफाइड है कि नहीं, या कोई इंडियन जो सर्टिफिकेशन वो है जो भी है उसके द्वारा सर्टिफाइड है कि नहीं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में देखना है। ठीक है, और उसका जो है अपना SOP क्या है क्वालिटी मेंटेन करने का, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें चेक करनी होती है। ठीक है, और फिर इसमें देखना होता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का वो कैसा रहा है, वो भी चेक करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आफ्टर सेल्स सर्विस मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे वो है सर्विसिंग, यानी मेंटेनेंस और सर्विसिंग जो है ना वो कैसा है इसका बाद का। और इसमें एक और पॉइंट है कि जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी क्या करना है, सप्लायर्स का चेक करना है। इसके अलावा और कुछ क्राइटेरिया है उसको चेक करेंगे। तो ये 6 चीज़ें जो है ना स्पेसिफिकली जो है ना चेक करना है। पहला क्या चेक करना है? क्रीडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स। इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया कंपनी का, बेसिकली वो आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखना है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम देखना है, पास्ट परफॉर्मेंस देखना है, आफ्टर सेल सर्विस देखना है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना है। ठीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब उसका स्ट्रांग है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहले घाटे में चल रहा था। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या होती है, देखनी होती है। और इसको देखने के बाद ही जो है हम क्या करते हैं, सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे। आगे बढ़ेंगे और तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या है? तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि जो सप्लायर्स है, सप्लायर्स को कितने दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो है इसमें दिया हुआ है बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितने दिनों तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है वैलिडिटी जो है ना, वैलिडिटी जो है यानी जो है रजिस्ट्रेशन का जो है ना 1 से 3 साल के लिए, 1 to 3 ईयर्स के लिए क्या करना है, उसको रजिस्टर करना है 1 से 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। और जब जो है ये जो है ना, ये जो है क्या हो जाएगा, वैलिडिटी जब समाप्त हो जाएगा तो रिन्यूअल के लिए क्या करना है, रिन्यूअल के लिए फ्रेश अप्लाई करना है। क्या करना है? फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, और जो न्यू सप्लायर्स है वो कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। न्यू सप्लायर्स, ठीक है, में रजिस्टर एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू जो भी है, सब्जेक्ट टू मीटिंग द रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ था 3 में कि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो 1 से 3 साल के लिए करेंगे, और उसके समाप्त होने के बाद रिन्यूअल होगा, उसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और नया सप्लायर है वो कभी भी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जो क्राइटेरिया उसे मीट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? तो पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन।
यानी कौन कौन से ग्राउंड पे जो है रजिस्ट्रेशन को रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें जो है कुल जो है 5 ग्राउंड है, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। जो पहला ग्राउंड है वो है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस था, टर्म्स एंड कंडीशंस जो था ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन का टर्म्स एंड कंडीशंस था उसको क्या किया है, वायोलेट किया है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है कि टाइमली जो है, टाइमली गुड्स क्या कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि सब स्टैंडर्ड गुड्स जो है सप्लाई कर रहा है, सब स्टैंडर्ड गुड्स क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो इस केस में भी क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर है कि फॉल्स डिक्लेरेशन कर रहा है कोई टेंडर लेने के लिए, ठीक है, क्या कर रहा है, फॉल्स डिक्लेरेशन दे रहा है टेंडर के लिए, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और है फिर लास्ट में एनी ग्राउंड, ठीक है, विच इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है रिमूवल का। तो रिमूवल का क्या क्राइटेरिया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है रजिस्ट्रेशन का उसको वायोलेट करेगा, टाइमली गुड सप्लाई नहीं करेगा, सब स्टैंडर्ड गुड सप्लाई करेगा, फॉल्स डिक्लेरेशन देगा, या जो है कोई ऐसा काम कर रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो इस ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, अपने यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन से उसको रिमूव कर देंगे। ये दिया हुआ है किसमें, रूल 4 में। आगे बढ़ते हैं और रूल 5 को देखते हैं। जो रूल 5 है उसमें क्या दिया हुआ है, तो जो रूल 5 है उसमें दिया हुआ है कि जो लिस्ट ऑफ सप्लायर्स है, क्या दिया हुआ है, जो लिस्ट ऑफ सप्लायर्स है, जो भी लिस्ट ऑफ सप्लायर्स है, उस लिस्ट ऑफ सप्लायर्स को क्या करना है उसको क्या करना है, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स को जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगी वो अपने वेबसाइट पे क्या करेगी, अपलोड करेगी, ठीक है, अपलोड करेगी, अपलोड या डिस्प्ले करेगी, क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी, क्या लिस्ट ऑफ सप्लायर्स को मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपलोड या डिस्प्ले करेगी, क्या लिस्ट ऑफ सप्लायर्स को क्या करेगी, अपडेट या डिस्प्ले करेगी। और ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल होगा मिनिस्ट्री का, उस पर डालेगी, ई प्रोक्यूरमेंट जो पोर्टल होगा, ठीक है, ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे भी क्या करेगी, अपलोड करेगी, डिस्प्ले करेगी, ठीक है। बेसिकली इसमें यही दिया हुआ है। तो हमारा ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।